नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एवलांच आया है। इसकी वजह से 5 विदेशी पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया है। एवलांच में फंसे एक पर्यटक की मौत होने की जानकारी भी मिल रही है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एवलांच की वजह से बड़ी दुर्घटना हुई है। 5 विदेशी पर्यटकों को यहाँ से रेस्क्यू कर बचाया गया, लेकिन एक पर्यटक की मौत हुई है, ये जानकारी भी मिल रही है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी की वजह से हालात पहले ही काफ़ी ख़राब बने हुए, मौसम ख़राब है। ऐसे में एवलांच की वजह से 5 विदेशी पर्यटक फंस गए थे। 4 का रेस्क्यू किया गया है। एक विदेशी पर्यटक की मौत हो गई है। देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से किया गया उसकी तस्वीरें हैं ये। गुलमर्ग में एवलांच में फंसे कई विदेशी पर्यटक, जिसके बाद उनका रेस्क्यू किया गया। 5 पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया। इनमें से एक पर्यटक की मौत भी हो गई है। ये विदेशी पर्यटक थे, गुलमर्ग में थे। गुलमर्ग में रेस्क्यू किस तरह से किया गया, यहाँ से इन विदेशी पर्यटकों को हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया और रेस्क्यू किया गया। 5 विदेशी पर्यटक फंस गए थे एवलांच की वजह से, जिनमें से एक विदेशी पर्यटक की मौत भी हो गई है। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों के दौरान खराब मौसम की वजह से कई तरह की दिक्कतें सामने आई हैं। ऐसे में अब एवलांच में फंसे विदेशी पर्यटकों को रेस्क्यू कर बचाया गया है। 4 विदेशी पर्यटक सुरक्षित, जिनका रेस्क्यू हो पाया, लेकिन एक विदेशी पर्यटक जो एवलांच में फंसे थे उनकी मौत हो गई है। लेकिन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रेस्क्यू किया गया उन विदेशी पर्यटकों का जो एवलांच की वजह से फंस गए थे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ यह हादसा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं। भारी बर्फबारी हुई है, लेकिन वहीं उसका दूसरा पहलू ये भी कि एवलांच में विदेशी पर्यटक फंस गए। 5 विदेशी पर्यटकों का रेस्क्यू किस तरह से किया गया, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, रेस्क्यू किया गया इन विदेशी पर्यटकों का। और दुखद ये कि एक विदेशी पर्यटक की मौत भी हो गई है, ये जानकारी भी मिल रही है। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों के दौरान भारी बर्फबारी हुई है। इसकी वजह से जीवन पूरी तरह से प्रभावित है, लेकिन ऐसे में एवलांच की वजह से बड़ी दुर्घटना भी हुई। वो विदेशी पर्यटक जो गुलमर्ग में बर्फबारी का और स्कीइंग का मजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, उनमें से कुछ पर्यटक फंस गए थे एवलांच की वजह से, जिनमें से विदेशी पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया। 5 विदेशी पर्यटक थे जो फंसे थे, जिनमें से 4 को सुरक्षित लाया जा सका, लेकिन एक विदेशी पर्यटक की मौत हो गई है। हालांकि सभी को रेस्क्यू कर लाया गया है। देखिए ये तस्वीरें लेकिन बता रही है कि किस तरह का ख़राब मौसम की वजह से हालात लगातार जम्मू कश्मीर में ख़राब बने हुए हैं। मौसम ख़राब होने की वजह से भारी बर्फबारी भी हो रही है। बर्फबारी का मज़ा लेने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक, देसी पर्यटक पहुंच रहे हैं जम्मू कश्मीर। लेकिन किस तरह के हालात बने, कैसे रेस्क्यू किया गया, इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता महराज अहमद जुड़ गए हैं। महराज, क्या हुआ था दरअसल, कहां पर ये विदेशी पर्यटक फंस गए थे जहां से इनको रेस्क्यू किया गया? बिल्कुल सुमेरा, बता दें ये जो गुलमर्ग का अफरवट इलाका है ये फर्स्ट फेज माना जाता है और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्काइर्स जो है वो बिल्कुल एक मनपसंदीदा जगह है जहाँ से वो स्काई करते हैं और बिल्कुल हेलीकॉप्टर्स के जरिए से वो वहां तक पहुंचते हैं और फिर वहां से जो है स्की करके जो है नीचे आ जाते हैं। लेकिन बता दें आपको कि बीते 48 घंटों से जैसे ही भारी बर्फबारी इन पहाड़ी क्षेत्रों में देखी गई है, उसके बाद से करीब 12 जिलों में जो है एवलांच वार्निंग घोषित कर दी गई है। और ऐसा ही बताया जा रहा है कि अभी आज जो इस एवलांच में अभी तक जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ये है कि एक विदेशी स्कायर है उसकी जो है डेथ हुई है। हालांकि अभी तक इस पे ऑफिशियल जो है पुष्टि नहीं देखी जा रही है, लेकिन कुल मिलाकर कहें तो 5 से अधिक जो अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं और जिनके लिए तलाशी अभियान अभी भी जारी है। जी सुमेरा। जी, और महराज, क्या कोई और भी कहीं पर पर्यटक हैं जो फंसे हैं या इस तरह की कोई और जानकारी, या सभी का रेस्क्यू कर लिया गया? बिल्कुल, अभी तक तलाशी अभियान अभी भी जारी है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है और क्योंकि ये फर्स्ट फेज है और यहाँ तक जाने में जो है बिल्कुल हेलीकॉप्टर्स का ही इस्तेमाल किया जाता है और कुल मिलाकर अभी तक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन ऑन है। अभी स्पष्ट जो जानकारी है वो सामने नहीं आ रही है, लेकिन कुल मिलाकर जो आधिकारिक तौर पर बताया जा रहा है 7 जो स्कायर्स थे वो फंसे हुए थे, जिनमें से एक का शव अभी तक मिल पाया है और जो अभी 5 हैं उनकी तलाश अभी भी जारी है। जी बहुत शुक्रिया महराज इस तमाम जानकारी के लिए। 7 जो स्की करने के लिए यहाँ पर आए थे पर्यटक, उनकी तलाश हो रही थी, एक की मौत हो गई है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और बाकी लोगों की तलाश भी की जा रही है। 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया है।
सूरत की मॉडल तान्या सिंह सुसाइड केस में नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने तान्या की कॉल डिटेल खंगाली और फोटोज निकाले तो केस में क्रिकेटर अभिषेक शर्मा का नाम जुड़ गया है। इसके बाद हर एंगल से केस की जांच की जा रही है। तान्या के क्रिकेटर लव अफेयर की आशंका भी जताई जा रही है, क्योंकि तान्या के फोन से ऐसी तस्वीरें मिली हैं जिससे साफ होता है कि मॉडल और क्रिकेटर के बीच काफी नजदीकियां थीं। लेकिन अब हर एंगल से पुलिस इसमें जांच कर रही है, क्योंकि पुलिस इस सुसाइड केस को लेकर कई एंगल से तफ्तीश कर रही थी। ऐसे में फोन कॉल की डिटेल्स निकाली गई हैं, फोन को खंगाला गया है और उसके जरिए जो पुलिस को अभी जानकारी हासिल हुई है उसमें तान्या की नजदीकियां क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के साथ दिखाई दी हैं और उनके साथ अब क्या किस तरह के संबंध थे उसको लेकर पूछताछ की जाएगी और उसको लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दरअसल क्या हुआ है इस पूरे मामले में, हर एंगल से फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। किस तरह की नज़दीकियां थी, किस तरह के संबंध थे, इसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि क्या ये मॉडल और क्रिकेटर के बीच की नज़दीकियों की वजह से क्या उनके संबंध थे और क्या उसकी वजह हो सकती है, उसकी तमाम एंगल्स पर जांच हो रही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मॉडल तान्या सुसाइड केस में नया मोड़ आ गया है। एक हफ्ते की कॉल डिटेल खंगाल रही है पुलिस, यानी पिछले एक हफ्ते के दौरान की फोन कॉल डिटेल्स खंगाल रही है। जब सुसाइड की उससे एक हफ्ते पहले की फोन से मिली फोटोज की जांच भी कर रही है पुलिस। सुसाइड के बाद हेडफोन लगे हुए मिले थे, यानी जिस वक्त सुसाइड की उस वक्त हेडफोन लगे हुए थे। तान्या को क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को ही आखिरी कॉल किए जाने की आशंका भी जाहिर की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि आखिरी कॉल अभिषेक शर्मा को की गई। क्रिकेटर के साथ किस तरह के संबंध थे, क्या बातचीत हुई, आखिरी कॉल क्यों क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को की थी, इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और पुलिस इसके बारे में छानबीन कर रही है। लेकिन जिस वक्त सुसाइड किया तान्या ने उस वक्त उसके कान में हेडफोन्स लगे हुए थे, यानी क्या वो किसी से उस वक्त बात कर रही थी, आखिरी कॉल किसे की गई, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि आखिरी कॉल भी क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को ही की गई। और इसी वजह से पुलिस की तरफ से जानने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल उस बातचीत के दौरान क्या कुछ हुआ। लेकिन मॉडल तान्या का जो सुसाइड है उसमें कौन कौन से एंगल अभी तक निकलकर सामने आए हैं और क्यों इस पूरे मामले में कहां से आ गया है क्रिकेटर अभिषेक शर्मा का नाम, क्यों ऐसा जो संबंध है उसके बारे में बात की जा रही है और क्या करेक्शन है, आइए वो आपको बता देते हैं। क्रिकेटर को आखिरी कॉल की आशंका जाहिर की जा रही है। कहा जा रहा है कि तान्या ने आखिरी कॉल क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को की। फोन में अभिषेक से बातचीत का ब्यौरा भी मिला है, यानी वो जो डिटेल्स अभी तक खंगाली गई हैं उसमें अभिषेक के साथ बातचीत का ब्यौरा मिला है। सेल्फी और प्राइवेट फोटोज भी मिली हैं। इसके अलावा लव अफेयर की वजह से तो आत्महत्या नहीं की, इसकी आशंका भी जाहिर की जा रही है कि क्या ये वजह तो नहीं है सुसाइड के पीछे, इसलिए इस एंगल को तफ्तीश करने की जरूरत है। इंस्टाग्राम पर अभिषेक को कई मैसेज किए थे, वो जानकारी भी अब पुलिस के हाथ है। इस वजह से पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले पर जांच करनी चाहती है कि असल में क्यों किया सुसाइड तान्या ने। लेकिन क्रिकेटर अभिषेक से पूछताछ भी करेगी पुलिस, ये जानकारी मिल रही है। जांच के लिए क्रिकेटर को बुलाएगी सूरत पुलिस। सूरत पुलिस इस पूरे मामले में क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को बुला सकती है पूछताछ के लिए। मॉडल की आत्महत्या की वजह फिलहाल साफ नहीं है। सुसाइड में लव अफेयर का एंगल होने की आशंका जाहिर की जा रही है और इस वजह से अभिषेक शर्मा से पूछताछ की जा सकती है और सूरत पुलिस अभिषेक शर्मा को पूछताछ के लिए बुला सकती है। वेसु पुलिस के अधिकारियों ने तात्कालिक स्थल पे जाके अकस्मात मौत का गुना दाखिल किया है और इन्वेस्टिगेशन चालू है। उसमें मरणजना लेडी के फोन से हम CDR और IPDR में से आगे का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मॉडल तान्या की सुसाइड मिस्ट्री के बारे में और क्या जानकारी सामने है और तान्या के बारे में क्या जानकारी अभी तक हासिल हुई है। मूल रूप से राजस्थान के सीकर के रहने वाली थी तान्या, अभी सूरत के वेसु इलाके में रह रही थी तान्या। इसके अलावा मॉडलिंग, फैशन डिजाइनिंग और DJ का काम भी करती थी। पिता भवानी सिंह मिल में मैनेजमेंट का काम देखते हैं। इसका भाई, तान्या का भाई, कनाडा में पढ़ रहा है। बहन की शादी हो चुकी है। अभी तक परिवार के बारे में ये जानकारी सामने आई है, लेकिन सुसाइड क्यों की इसको लेकर तफ्तीश जारी है। हमारे साथ सूरत से TV9 भारतवर्ष संवाददाता बलदेव सुधार जुड़ गए हैं। बलदेव, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक पुलिस कई एंगल से तफ्तीश कर रही है, लेकिन इसमें क्या सबसे अहम एंगल क्रिकेटर के साथ कनेक्शन का है या इसके अलावा भी और तमाम एंगल्स हैं? कौन कौन से एंगल से जांच कर रही है और क्रिकेटर के साथ जो एक संबंध की बात हो रही है उसको लेकर क्या जानकारी अब तक सामने है? जिस तरीके के सूरत के वेसु इलाके में रहने वाली जो मॉडलिंग के व्यवसाय के साथ संकड़ा गेली मतलब जो तान्या है, सुसाइड कर 2 दिन पहले अपने घर में
जो सुसाइड किया था, उस प्राथमिक तपास में वेसू पुलिस ने अकस्मात मौत का गुना रजिस्टर करके उसमें तपास शुरू की गई थी। जो तानिया के पास प्रथम दृष्टि पे जो मोबाइल मिला था उसके चेकिंग किया गया। उसमें से तानिया के साथ जो IPL के जो क्रिकेटर है अभिषेक शर्मा का और तानिया का दोनों का एक जो फोटो सामने आया था, उस फोटो सामने आने से जो अभिषेक का नाम सामने आ रहा है। अभी तक वेसू पुलिस ने अलग अलग एंगल पे अभी तपास शुरू की गई कि तानिया का जो मोबाइल थे उसकी कॉल डिटेल निकाल रहे हैं, किसके लास्ट में किस किस लोगों से बात हुई है। जिस तरीके से प्राथमिक तपास में ये भी सामने आया है कि वेसू पुलिस ने तानिया का जो मोबाइल जो कॉल डिटेल निकाली है उसमें लास्ट कॉल उसके करीब के एक मित्र है, जो मितेश नाम के जो मित्र है, उसको रात को 11:30 बजे तक एक कॉल किया गया था और उसके बाद लास्ट कॉल जो उसका बताया जा रहा है। करीबन मतलब 12 बजे से के बाद जो तानिया ने सुसाइड की हुई आशंका जताई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से सूरत की मॉडल ने तानिया सिंह ने जिस सुसाइड किया है उसमें अलग अलग एंगल भी तपास की जा रही है, क्योंकि अलग जो विदेश में रहने वाली उसकी मित्र है जो उसको भी वीडियो कॉल किया था 2 बार। उसमें भी कई बातें की गई थी कि उसके कई दिनों से वो नाराज है कि किस तरीके से मतलब जो तानिया को कौन सी परेशानी थी, किस वजह से ये सुसाइड करना पड़ा, वो अभी बात एंगल जो सामने नहीं आया है। पर लेकिन अभी तक वेसू पुलिस ने अलग अलग कॉल डिटेल कई एंगल्स हैं जिनकी जांच होनी है, अभी बाकी है। कई एंगल्स हैं जिन पे जांच कर रही है पुलिस। दोस्त को वीडियो कॉल की थी, वो दोस्त जिसे आखिरी कॉल की थी, ये तमाम जानकारियां भी जुटाई जा रही है और उसके दौरान क्या बातचीत हुई इसके बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है। लेकिन अब आपको उन 8 एक्ट्रेस और मॉडल की तस्वीरें दिखाते हैं जिन्होंने जिंदगी को छोड़कर मौत को चुना और ग्लैमर की दुनिया लगातार इसकी वजह से सवालों में भी रही है। देखिए ये वो बड़ी एक्ट्रेस या मॉडल्स हैं जिन्होंने फैशन डिजाइनिंग में, मॉडलिंग की दुनिया में, एक्टिंग की दुनिया में अपना नाम कमाया, लेकिन उसके बाद सुसाइड का रास्ता चुना। क्यों ग्लैमर की दुनिया में इस तरह की घटनाएं होती हैं? 19 फरवरी को तानिया सिंह के सुसाइड केस से एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे एक हफ्ते पहले ही अभिनेत्री और गायिका मल्लिका राजपूत ने 13 फरवरी 2024 को सुल्तानपुर में जान दे दी थी। 26 मार्च 2023 को भोजपुरी स्टार आकांक्षा दुबे का शव वाराणसी के होटल में मिला था। 24 दिसंबर 2022 को टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने आत्महत्या कर ली थी। 15 अक्टूबर 2022 को टीवी की स्टार वैशाली ठक्कर इंदौर में जिन्होंने खुदकुशी की थी। मॉडल आकांक्षा मोहन ने 30 सितंबर 2022 को मुंबई में जान दे दी। 1 अप्रैल 2016 को बालिका वधू की फेम वाली प्रत्युषा बैनर्जी की खुदकुशी से गंभीर सवाल उठे थे। तो वहीं 3 जून 2013 को जिया खान की आत्महत्या केस लंबे वक्त तक सुर्खियों में रही। इसी वजह से एक बार फिर ग्लैमर की दुनिया में ऐसा क्या है जिसकी वजह से कामयाब होने के बावजूद सुसाइड का रास्ता चुनती हैं एक्ट्रेस या अभिनेत्रियां? ये बड़ा सवाल जरूर है। बात कर्नाटक की, जहां पर मंदिरों पर टैक्स को लेकर सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। दरअसल कर्नाटक सरकार पर आरोप है कि उसने मंदिरों पर टैक्स लगाने का फैसला किया है। सिद्धरामैया सरकार के इस प्रावधान पर बड़ा बवाल हो रहा है। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है तो कांग्रेस भी पलटवार कर रही है। मंदिर टैक्स कर्नाटक में एक बड़ा सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। देखिए, कर्नाटक में मंदिरों पर टैक्स लगाने पर सियासी हंगामा हो रहा है। बीजेपी ने कर्नाटक सरकार को हिंदू विरोधी बताया है। कहा है कि मंदिरों पर टैक्स लगा रही है ये सरकार हिंदू विरोधी है। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष विजयेंद्र येदियुरप्पा का सिद्धरामैया सरकार पर एक बड़ा हमला। उन्होंने कहा कि जो फिलहाल सरकार है सिद्धरामैया सरकार, ये मंदिर विरोधी है, ये हिंदू विरोधी है। मंदिरों के पैसों से खजाना भरना चाहती है सरकार, ये बड़ा आरोप विजयेंद्र येदियुरप्पा की तरफ से लगाया गया। मंदिरों से टैक्स लेना बिल्कुल गलत है, यानी बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। मंदिरों पर टैक्स लगाने के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। सिद्धरामैया सरकार को कह रही है कि वो हिंदू विरोधी सरकार है। मंदिर टैक्स के मुद्दे पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कर्नाटक सरकार पर हमला बोला है। ये एक तरह का जजिया है, कहा है अमित मालवीय ने। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कर्नाटक सरकार का फैसला चौंकाने वाला है और ये एक तरह का जजिया है, एक तरह का जजिया टैक्स है जो अब कर्नाटक सरकार मंदिरों से वसूलेगी। इस मुद्दे पर बीजेपी हमलावर है कांग्रेस पार्टी पर, कांग्रेस की सरकार पर। सिद्धरामैया सरकार को घेर रही है इस मुद्दे पर। यहां तक कह दिया बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कि ये एक तरह का जजिया टैक्स है। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि मंदिर पर टैक्स का ये पूरा विवाद दरअसल है क्या, किस लिए हंगामा हो रहा है और क्यों इस पर विवाद शुरू हो गया, क्यों इस पर राजनीति हो रही है। कर्नाटक विधानसभा में मंदिर संबंधी बिल पास हुआ।
और इस बिल में क्या प्रावधान थे वो आपको बता दें। हिंदू धार्मिक संस्थान या चैरिटेबल एंडोमेंट्स बिल पास किया गया। इस बिल में मंदिरों पर टैक्स लगाने का प्रावधान है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि आप मंदिरों की कमाई अगर 10 लाख से 1 करोड़ तक होगी तो टैक्स देना होगा 5%। इसके अलावा मंदिर की कमाई 1 करोड़ से अगर ज्यादा होगी तो 10% टैक्स देना होगा, ये कहा जा रहा है। इस बिल के जरिए ये प्रावधान रखा गया है कर्नाटक सरकार की तरफ से और इसी को लेकर अब बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी ने सवाल किया है कि क्या सिद्धरमैया औरंगजेब हो गए हैं कि वो मंदिरों पर जजिया टैक्स लगा रहे हैं। ये बड़ा हमला बीजेपी की तरफ से अमित मालवीय ने बोला है कांग्रेस पार्टी की सरकार पर। कर्नाटक में जो मंदिर है वहाँ पे 10% टैक्स लगाने का फैसला किया वहाँ की सरकार ने। देखिए, तो जजिया कर लादना है। कांग्रेस जो है इस देश में मुगलिया शक्तियों का शासन चाहती है क्या? क्या औरंगजेब का शासन है? सिद्धरमैया क्या नए औरंगजेब हैं? वहीं मंदिर टैक्स के मामले में कांग्रेस पार्टी ने भी बीजेपी को जवाब दिया है। राजनीति में बीजेपी धर्म को लेकर आई है, कहा कर्नाटक के मंत्री ने। कर्नाटक के मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति में धर्म बीजेपी लेकर आई है, कांग्रेस हिंदू धर्म का सच्चे समर्थक है, ये कहना था रामलिंगा रेड्डी का। सालों से कांग्रेस ने मंदिरों और हिंदू हितों की रक्षा की है। मंदिरों पर टैक्स कांग्रेस का बीजेपी को जवाब है। कांग्रेस हिंदू धर्म का सच्चा समर्थक होने की वजह से ऐसा कर रही है। राजनीति में बीजेपी धर्म को लेकर आई है, ये बड़ा हमला बोला गया कर्नाटक के मंत्री की तरफ से। मंदिरों पर टैक्स लगाने के आरोप पर कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली ने बीजेपी को जवाब दिया है। लवली ने कहा कि कांग्रेस सभी धर्मों का सम्मान करती है। लवली से टीवी9 संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने खास बातचीत की। बीजेपी का कहना है कि जो कर्नाटक सरकार है वो कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी सरकार है। आज बाकायदा ट्वीट भी किए गए बीजेपी की तरफ से और उसमें बताया गया कि 10% टैक्स लगा दिया गया है मंदिरों पर। इस पर क्या प्रतिक्रिया? कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जहाँ कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, यहाँ जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस सभी धर्मों का, सभी जातियों का बराबर से जो है सम्मान करती है और हम धर्म और जाति की पॉलिटिक्स से परे हैं। यही कांग्रेस की फिलॉसफी है। और इस पूरे मुद्दे पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता अमोद राय से। अमोद, एक बड़ा मुद्दा बन गया है जिस पर राजनीति हो रही है, दोनों तरफ से बीजेपी हमलावर है। क्या बीजेपी इस मुद्दे को लेकर और ज्यादा अग्रेसिव होगी? क्योंकि आज जिस तरह से अभी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बहुत अग्रेसिव मोड में बीजेपी दिखाई दे रही है कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेरने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए सुमैरा, अभी सामने चुनाव है, वैसे में बीजेपी को एक ऐसा मुद्दा हाथ लग गया है जिससे आम जनता को सीधा टच किया जा सकता है। और मंदिरों पे जो टैक्स लगाया गया है इसको लेकर बीजेपी का साफ ये कहना है कि ये टैक्स दूसरे धर्म के जो पूजा घर हैं उन पे क्यों नहीं लगता है, ये मस्जिदों पे क्यों नहीं लगता है, ये गिरजाघरों पे क्यों नहीं लगता है, ये मंदिरों पर ही आखिर क्यों लगाया जा रहा है। तो इसको मुद्दा बनाते हुए कटघरे में खड़ा करने की कोशिश बीजेपी करेगी। और लोकसभा चुनाव चूंकि सामने है और धीरे धीरे अब चुनाव कैंपेन अपना सबाब पे जाएंगे, तब उसको और बड़ा मुद्दा बीजेपी बनाएगी। जिस तरह से आज ये विधानसभा में पास हुआ है कर्नाटक में, और उसके बाद से ही बीजेपी के वहाँ स्टेट लीडरशिप की तरफ से इस पर अटैकिंग मोड अपनाया गया है। बाद में दिल्ली ये पहुँचा और दिल्ली में भी जिस तरह से इस पर केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया, राजीव चंद्रशेखर खुद सामने आकर उन्होंने कहा कि इस तरह का जो कोई भी टैक्स हो रहा है, लगाया जा रहा है, ये गलत है और हिंदुओं पर ये एक तरह से अत्याचार है। बीजेपी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और पूरे स्टेट में कैंपेन चलाएगी बीजेपी इस पूरे मसले को लेकर आने वाले दिनों में। जी, बहुत शुक्रिया अमोद इस तमाम जानकारी के लिए। जाहिर सी बात है, ठीक चुनाव से पहले इस तरह का मुद्दा सामने आना, उसको लेकर बीजेपी हमलावर है और बीजेपी इसको और बड़े तौर पर और अलग अलग जगहों पर इस मुद्दे को उठाएगी और इस पर राजनीति भी अब जमकर होगी। लेकिन अब बात अगली बड़ी खबर की। अब खबर ग़ज़वा-ए हिंद पर फतवे को लेकर मचे घमासान की। दरअसल सच क्या है, दारुल उलूम देवबंद के फतवे पर कार्रवाई होगी। सहारनपुर के डीएम ने दी है बड़ी जानकारी। अब एनसीपीसीआर के निर्देश पर कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर डीएम का केस दर्ज करने का आदेश। दारुल उलूम देवबंद ने ग़ज़वा-ए हिंद को फतवे में दी मान्यता और इसको लेकर कहा जा रहा है कि कार्रवाई की जाएगी, इस पर केस दर्ज किया जाएगा। सहारनपुर के डीएम ने केस दर्ज करने का आदेश दे दिया है। अब एनसीपीसीआर के निर्देश पर कार्रवाई की जाएगी, ये जानकारी मिल रही है। एनसीपीसीआर ने आदेश दिए हैं कि अगेंस्ट है
बच्चों के राइट्स के अनुसार अधिकारों के हनन है और तमाम कानून की परिधियों के प्रतिकूल है। उसका राष्ट्रीय एनसीपीसी का एक आर्डर प्राप्त हुआ है जिसमें एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। जो भी लोग इसकी परिधि में आएंगे, उत्तरदायी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर के डीएम के आदेश के बाद दारुल उलूम देवबंद घिर गया है। अब देश की सबसे बड़ी इस्लामिक संस्था ग़ज़वा-ए हिंद को मान्यता देने वाले फतवे पर मुश्किल में है। इस्लामिक संस्था ने अपनी वेबसाइट के जरिए ये फतवा दिया है जिसमें ग़ज़वा-ए हिंद को इस्लाम के नजरिए से वैध ठहराया गया है। इस पर एक्शन लेते हुए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने इस फतवे को देश विरोधी बताया है। इस मामले में हमारे संवाददाता एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो से बातचीत उन्होंने की। क्या कहा है प्रियांक कानूनगो ने, आप भी सुनिए। ऐसे में इन्होंने जो फतवा जारी किया है ये कहते हैं कि ग़ज़वा-ए हिंद में जो शहीद होगा, यानी भारत के विरुद्ध आक्रमण करने में जो शहीद होगा, वो सर्वोच्च महान बलिदानी माना जाएगा। बच्चों के दिमाग में इस तरीके का जहर भरना राष्ट्रद्रोह है। आयोग ने एसएसपी और डीएम को सहारनपुर के निर्देशित किया है कि दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ राष्ट्रद्रोह और अन्य धारा जो आवश्यक है उनमें मुकदमा दर्ज करें। देवबंद का तो ये कहना है कि हमने ऐसा कोई फतवा जारी ही नहीं किया और ये पूछ रहे हैं कि आपको ये फतवा फिर मिला कहाँ से। दारुल उलूम देवबंद की जो वेबसाइट है उस पर ये फतवा है, उर्दू में है, हमने ट्रांसलेट करवाया है। वो क्या समझते हैं कि अगर उर्दू में कोई फतवा डालेंगे तो सरकार की एजेंसीज उसको पढ़ नहीं पाएंगी। उर्दू में है, उसको हमने ट्रांसलेट करवाया है और ट्रांसलेट करवा कर हमने नोटिस जारी किया है। नोटिस के साथ हमने उर्दू की ओरिजिनल लिंक और हिंदी का अंग्रेजी का तर्जुमा भी भेजा हुआ है। और आइए अब आपको बताएं कि ग़ज़वा-ए हिंद का मतलब क्या है। क्या है ग़ज़वा-ए हिंद, ये जानना जरूरी है। ग़ज़वा एक अरबी शब्द है जिसे ग़ज़वात भी कहा जाता है। हिंदी में इसका मतलब होता है युद्ध। इसमें हिंद का मतलब हिंदुस्तान से है। इस तरह ग़ज़वा-ए हिंद का हिंदी में मतलब होता है हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत, जिसका मकसद है इस्लाम का विस्तार करना। और बात अगली खबर की। हिंसा के बाद हल्द्वानी में नोट बांटे जाने का वीडियो वायरल हुआ है। हैदराबाद से आए सलमान ने हल्द्वानी में नोटों की गड्डियां बांटी। पुलिस ने सलमान को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसके बाद उसे छोड़ दिया गया। ठीक है, हेलो, इससे और नहीं रोने की जरूरत नहीं। मैं आज उत्तराखंड की जमीन पे आया। और अब खबर चुनावी तैयारी की, जिसकी तस्वीर भी देखने को मिल रही है। खासतौर से इंडिया गठबंधन के दलों में सीटों को लेकर समझौते होने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच समझौता हो गया है। दिल्ली में भी आप और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर डील हो गई है। तो देखिए किस तरह से यूपी में भी अब डील हो गई है, जो मुश्किल में फंसती दिखाई दे रही थी, लेकिन आखिरकार वो डील हो गई। दिल्ली में भी बात बन गई है। दिल्ली में भी समझौता हो गया आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। 5 और 3 का फैसला किया गया। 5 सीट और 3 सीट बांटी गई हैं। बिहार में 3 मार्च को फैसला हो सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। यानी 3 मार्च तक फाइनल हो जाएगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। और 28 फरवरी को ऐलान संभव है महाराष्ट्र का भी, यानी वहां पर भी फाइनल कर लिया जाएगा कि किस तरह से सीट शेयरिंग की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह कि 4 राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीट समझौते हो गए हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 पर और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी ये मंजूरी हो गई है इस प्रस्ताव पर। और गुजरात में आम आदमी पार्टी को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा हरियाणा और असम में आम आदमी पार्टी को 1-1 सीट मिलने का प्रस्ताव सामने रखा गया है और इस पर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। इस पर सहमति बन रही है, जिसमें हरियाणा और असम में आम आदमी पार्टी को 1-1 सीट मिलेगी। तो सीट शेयरिंग का क्या है प्रस्ताव, किस मुद्दे पर बात बनी है? दिल्ली में कुल 7 सीटें हैं और इन 7 सीटों में से आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। तो ये बन गई है डील। इसके अलावा गुजरात की कुल 26 सीटें, जहां पर कांग्रेस 23 से 24 सीट पर चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी 2 से 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। इसके बाद बात करते हैं हरियाणा की। यहां पर कुल 10 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल रही है और कांग्रेस पार्टी को 9 सीट, यानी ये समझौता दोनों के बीच हुआ है, ये प्रस्ताव है। और असम की कुल 14 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 1 सीट देने का प्रस्ताव सामने रखा गया है। इसके बाद
आपको बता दें एक और बड़ी खबर ये कि दिल्ली में बात बन गई है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच। कांग्रेस पार्टी 4 सीट पर और आम आदमी पार्टी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। आम आदमी पार्टी को जो सीटें मिली हैं वो भी आपको बता दें, दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली सीट मिली है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट दिल्ली सीट भी मिल सकती है। दिल्ली में कांग्रेस को चांदनी चौक सीट कांग्रेस के खाते में आएगी। इसके अलावा कांग्रेस के पास पूर्वी दिल्ली की सीट होगी और नॉर्थ दिल्ली की सीट होगी। तो इस तरह से बंटवारा हुआ है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच। 7 सीटों को लेकर 4 आम आदमी पार्टी के पास और 3 कांग्रेस पार्टी के पास। लेकिन दिल्ली की तस्वीर साफ हो गई है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो आइए आपको बताते हैं कि दिल्ली में कौन कहां से लड़ेगा। दिल्ली की 7 सीटें जो हैं उनमें कौन कहां से चुनाव लड़ने वाला है। देखिए, ये कांग्रेस खाते में 3 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी के पास जो सीटें आ रही हैं वो चांदनी चौक, पूर्वी दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली की हैं। तो आम आदमी पार्टी के पास नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली की सीट आएगी। ये 4 सीटें कांग्रेस आम आदमी पार्टी के पास रहेंगी और ये 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास रहेंगी। पंजाब में बात नहीं बनी, लेकिन दिल्ली में बात बन गई है, हरियाणा में बात बन गई है, असम में बात बन गई है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए TV9 भारतवर्ष संवाददाता जितेंद्र भाटिया हमारे साथ जुड़ गए। तो जितेंद्र, ये जो डील है वो अब फाइनल हो गई है। दिल्ली में बात बन गई, हालांकि पंजाब में बात नहीं बन पाई थी, लेकिन हरियाणा और दिल्ली में, असम में, यहां पर डील जो है वो सील हो गई है। बिल्कुल, देखिए, जो हमारी जानकारी है डील सील हो चुकी है और लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के पंजे ने आम आदमी पार्टी का झाड़ू थाम लिया है। जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक दिल्ली में जो 7 लोकसभा सीट है, हालांकि अभी उस पर बीजेपी ही काबिज है, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सहमति बन चुकी है। 4-3 का फॉर्मूला निकल के आया है। 4 पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस लड़ेगी। हालांकि पहले जो है 4थी सीट भी, यानी कि 4-3 का फॉर्मूला कांग्रेस की तरफ से था कि 4थी सीट भी वो चाहते थे, लेकिन अभी फॉर्मूला तय हो चुका है। बस औपचारिक घोषणा जो है इसकी बाकी रह गई है। इसके अलावा हम बात करें तो हरियाणा की 1 सीट और साथ ही साथ में असम में भी 1 सीट पे बात बनी है। तो वहीं पर पंजाब के अंदर दोनों ही दलों ने ये कहा कि आपसी सहमति से उन्होंने तय किया था कि जो 13 की 13 लोकसभा सीटें हैं उस पर वो अलग अलग लड़ेंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से चंडीगढ़ की सीट के लिए भी कहा गया था, लेकिन अभी जो हमारे पास खबर है उसके मुताबिक अब आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर तैयार हो गई है कि 14वीं जो सीट है, यानी कि जो यूटी की चंडीगढ़ की सीट है, वो कांग्रेस उस पर अलग लड़ सकती है। वहीं अगर यहाँ देखें तो गोवा की जो साउथ गोवा की सीट है वो भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस को देने को तैयार हो गई है। हालांकि देखिए, गुजरात में जो 2 सीटों की हम बात कर रहे हैं, भरूच और भावनगर, इस पर जो भरूच की सीट है वहाँ पर अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन में सहमति से पहले ही वहाँ उम्मीदवार की घोषणा कर चुके थे, तो उस पर अब कांग्रेस भी राजी हो गई है। तो कुल मिलाकर जो एनडीए के मुकाबले के लिए इंडिया गठबंधन बना था उसके बीच जो कवायद चल रही थी वो धरातल पर उतरती हुई नजर आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं तो गठबंधन हो पाया है, कहीं तो समझौता हो पाया है, बहुत मुश्किल से और बहुत देर के बाद ये हुआ है, लेकिन हो चुका है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच इन कुछ राज्यों में समझौता हुआ है। लेकिन अब अगली खबर का रुख करते हैं। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो चीन के दखल के बाद पाकिस्तान में नई सरकार बनने का फॉर्मूला तय हो गया, ये जानकारी मिल रही है। PMLN और PPP में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की डील पर मोहर लग गई है। शहबाज बनेंगे प्रधानमंत्री, शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री होंगे और आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति होंगे। यानी एक पार्टी से राष्ट्रपति चुना जाएगा और एक पार्टी से होंगे प्रधानमंत्री। तो शहबाज शरीफ बनेंगे प्रधानमंत्री और जरदारी, बिलावल भुट्टो के पिता आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति बनेंगे। और ये डील सील हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है चीन के दखल के बाद। पाकिस्तान में सरकार बनाने का फॉर्मूला तय हुआ है। नवाज शरीफ की पार्टी PMLN और बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में नई सरकार के गठबंधन के पीछे चीन का हाथ है। चीन के दखल के बाद ही गठबंधन पर मोहर लगी है। पाकिस्तानी सियासत में चीनी घुसपैठ का खेल भी आइए आपको समझाते हैं। चीन का सीक्रेट संदेश दरअसल क्या है? पाकिस्तान में सरकार तय कर दी जाए, इसके लिए चीन ने पाकिस्तान में हुए चुनाव को निष्पक्ष और सफल बताया है। सरकार बनवा दी है और यह भी बता दिया है कि देखिए ये निष्पक्ष चुनाव था। पाकिस्तान में राजनीतिक पार्टियां स्थिर सरकार बनाए, ये चाहता है चीन, क्योंकि चीन का इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में। राजनीतिक स्थिरता के लिए साथ मिलकर काम करें, ये चाहता है चीन, ताकि दोनों पार्टियां मिलकर काम करें, राजनीतिक स्थिरता रहे। चीन के आदेश के बाद ही नवाज शरीफ और जरदारी के बीच सरकार बनाने की डील हुई है। दोनों तैयार हुए हैं, यानी दोनों पार्टियां
PMLN और PPP तैयार हो गए हैं सरकार बनाने के लिए चीन के दखल के बाद, क्योंकि चीन चाहता है कि पाकिस्तान में स्थिरता रहे, राजनीतिक स्थिरता रहे और इसके लिए मिलकर दोनों पार्टियां काम करें। चीन पाकिस्तान में जो पाकिस्तान में डील हुई है राजनीतिक दलों में, उसमें चीन का खेल दरअसल क्या है? इमरान से नाराज है चीन और इसी वजह से चीन की तरफ से कोशिश की गई है। चीन चाहता है जल्द नवाज शरीफ और जरदारी गठबंधन की सरकार बन जाए और इमरान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के गठबंधन के बाद चीन एक्शन में आया है। यानी क्योंकि इमरान खान का सुन्नी इत्तेहाद के साथ गठबंधन हो गया था तो चीन उसके खिलाफ है, उससे नाराज है। चीन चाहता है कि पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार ना बने क्योंकि वो चीन के खिलाफ जा सकते हैं। बतौर प्रधानमंत्री इमरान के कई फैसलों से चीन नाराज है और इस वजह से चीन अपनी पसंद की सरकार चाहता था पाकिस्तान में और इस वजह से उन्होंने दोनों पार्टियों के बीच समझौता कराया है, गठबंधन कराया है और चीन की पहल के बाद ही सरकार बनने का फॉर्मूला तय हो गया है पाकिस्तान में। पाकिस्तानी सियासत में चीनी दखल के बाद वहां के मीडिया में भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। नई गठबंधन सरकार पर बिलावल भुट्टो ने भी बयान दिया है। शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनेंगे, ये साफ कर दिया है बिलावल भुट्टो ने। राष्ट्रपति के लिए आसिफ अली जरदारी होंगे उम्मीदवार, ये बताया गया बिलावल भुट्टो की तरफ से। यानी PPP की तरफ से ये जानकारी दे दी गई। जो बिलावल भुट्टो ने जिसकी पुष्टि की, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री होंगे और उनके पिता आसिफ अली जरदारी होंगे राष्ट्रपति। लेकिन पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल मुनीर ISI से खफा हैं। चुनावों में मनचाहे परिणाम न आने से वो खफा हैं। इमरान समर्थकों की जीत से पाकिस्तान की सेना में खलबली मची है। जनरल मुनीर ISI की राजनीतिक विंग से भी नाराज हैं क्योंकि मनचाहे नतीजे सामने नहीं आए। इसकी वजह से जनरल मुनीर ISI की राजनीतिक विंग से नाराज हैं, ISI से नाराज हैं। पाकिस्तानी आर्मी ने इमरान खान को अलग थलग करने के लिए बड़ा प्लान बनाया था, लेकिन चुनाव परिणामों के बाद उतनी सफलता मिलती हुई दिखाई नहीं दी जितनी मिलनी चाहिए थी। इसके बाद का अपडेट क्या है वो भी आप जान लीजिए। ISI का प्लान दरअसल फेल हुआ है। जनरल के साथ खेल हो गया ऐसा लग रहा है। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को जिम्मेदारी दी गई थी। इमरान को हराने के काम में लगाया गया था। जनरल मुनीर को हर अपडेट दिया जा रहा था। अंतिम समय तक इमरान के हारने की बात कही जा रही थी। ISI की कोशिशों के बाद भी इमरान समर्थक नेता जीत गए। जनरल मुनीर ISI के आला अधिकारियों से इसी वजह से नाराज हैं। 50 से ज्यादा ब्रिगेडियर कर्नल पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, जिन्होंने आश्वासन दिया था कि इमरान और उनके समर्थक चुनाव में हारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ हर बड़ी खबर के लिए।